नमस्कार, जागरण प्राइम के बजट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत की उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली एमएसएमई इंडस्ट्री के बारे में। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। देश में करीब 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई हैं और उसमें 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में इनका महत्व बढ़ जाता है। बजट से हर किसी की तरह एमएसएमई को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। इस साल बजट से एमएसएमई को क्या उम्मीदें हैं, उसके लिए हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं एसके सिंह, हमारे सीनियर कलीग, और इन्होंने अभी पिछले काफ़ी समय से एमएसएमई पर इन्होंने काम भी किया हुआ है और एक बजट पे इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट भी एमएसएमई के लिए लिखी है। तो सिंह साहब, अभी हम बात करें तो एमएसएमई की मुख्य उम्मीदें क्या हैं इस बजट से? इसमें इश्यूज जो है एमएसएमई के लिए, एक तो आपने बड़ा अच्छा एक डेटा दिया, तो उससे पता तो चलता है कि भी एमएसएमई के लिए का जो हमारी इकोनॉमी में कितना महत्व है। और जो इनके इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज काफ़ी लंबे समय से इनके चले आ रहे हैं। कि जैसे एक तो है इनका मेन है क्रेडिट, यानी कि कर्ज की जो इनकी समस्या है। दूसरा है इनका पेमेंट, यानी कि इनको जो पेमेंट मिलता है वो चाहे प्राइवेट कंपनी से हो या सरकारी कंपनियों से हो, उसमें देर से पेमेंट मिलना। फिर एक है कि इनके जो उसी कर्ज से जुड़ी जो समस्या है, एक है एनपीए की, और एक नई समस्या आ रही है रेटिंग की। तो ये 4 प्रमुख समस्याएं हैं आज की तारीख में एमएसएमई की। तो कर्ज में किस तरह की समस्या, जैसे एक तो मानते हैं कि हमेशा से एमएसएमई को कर्ज नहीं मिलता रहा है, तो क्या इस बजट में किसी तरह के सोल्यूशन की उम्मीद कर रहे हैं, या किसी रूल्स में या गवर्नमेंट की ओर से किसी तरह प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहे हैं? किस तरह की और समस्या क्या है? एमएसएमई के लिए कर्ज जुटाना एक बड़ी समस्या है। कि अब जैसे हम सरकार का ही आंकड़ा देखें तो जो स्टैंडिंग कमेटी है सरकार की, उसका कहना है कि जो 40% एमएसएमई हैं, सिर्फ उनको फॉर्मल तरीके से, यानी कि बैंकों से या दूसरे स्रोतों से उनको कर्ज मिल पाता है। बाकी जो 60% एमएसएमई हैं, उनको कर्ज के लिए या पैसे के लिए दूसरे इनफॉर्मल सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इनफॉर्मल में उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड है उनका काफ़ी बढ़ जाता है। एक तो ये समस्या है, और दूसरा जो उसी रिपोर्ट में, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसी में एक और बड़ा आंकड़ा दिया हुआ है कि जो एमएसएमई को जितना कर्ज चाहिए और जो उनको मिल रहा है, दोनों के बीच करीब 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का गैप है। तो ये जो फंडिंग का गैप है, इसको पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और आगे भी हमें अगर इसको बढ़ाना है, तो ये फंड क्राइसिस जो है, ये इसको फुलफिल करना ये मिलता पड़ेगा। क्यों नहीं है? जैसे आपने कहा कि भाई इतने लोगों को तो फॉर्मल लोन प्रोसेस से मिल जा रहा है या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हाँ। से मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उस न मिलने की वजह क्या है? मतलब क्या इनके क्रेडिट वर्थनेस नहीं है, क्या समस्या है? हाँ, एक क्रेडिट की एक समस्या है, क्रेडिट रेटिंग की एक समस्या है। जैसे इनके नियम तो बना था भले के लिए ही कि भई इनकी एक क्रेडिट रेटिंग होगी तो बैंकों के लिए उनको कर्ज देना आसान होगा। जो रेटिंग करने वाली एजेंसियां हैं, वो वही एजेंसियां हैं जो लिस्टेड कंपनियों की या बड़ी कंपनियों की रेटिंग करती हैं। तो उनके जो रेटिंग करने के पैरामीटर्स हैं, वो बड़ी कंपनियों के लिहाज से हैं। उन्होंने अभी तक जो छोटी कंपनियों के लिहाज से पैरामीटर्स अभी उतने बने नहीं हैं। तो इसलिए उस पैरामीटर पर अगर आप देखेंगे तो छोटी कंपनी बड़ा कर्ज लेने के लिए या कर्ज लेने के लिए बैंक से वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर पाती हैं। तो ये एक बड़ा इशू आ रहा है आज की तारीख में रेटिंग के लिहाज से। पिछले बजट में आप देखिए तो एक क्रेडिट इंश्योरेंस के तौर पर 9,000 करोड़ रुपए का एक फंड दिया गया था। तो उससे एक ये उम्मीद थी कि करीब 2 लाख सरकार जो फंड देती है, तो उससे फिर आगे चलकर वो मल्टीप्लाई हो जाता है वो कर्ज में। तो करीब ये उम्मीद है कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उससे एमएसएमई को मिलेगा। इस बार उम्मीद की जा रही है कि वो 9,000 करोड़ का जो फंड था, उसमें कुछ और बढ़े वो। यानी वो लगभग अब खर्च होने के कगार पे होगा अगर हाँ, अब फाइनेंशियल ईयर, अब जो बजट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि भी उसमें से कितना खर्च हुआ और या नहीं हुआ। एक पेमेंट को लेके भी इशू चल रहा था कि कुछ पेमेंट से कुछ इनकम टैक्स के रूल्स में कुछ
चेंज किए गए थे, उससे पेमेंट्स हाँ में कुछ हाँ इशू आ रही थी, हाँ वो क्या इशू है? तो और एक जैसे अभी हम लोगों ने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एमएसएमई के सामने पेमेंट की बड़ी समस्या रहती है कि उनको समय पर पेमेंट नहीं मिलता है। सरकार ने नियम बनाया है 45 दिन का कि जो भी बड़ी कंपनी एमएसएमई से सप्लाई लेती है, कोई भी सामान खरीदती है, तो उसको 45 दिन में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ये प्राइवेट कंपनियों के लिए भी है, सरकारी कंपनियों के लिए भी है। लेकिन अगर आप एमएसएमई से बात करें किसी से भी, तो उनका कॉमन ये प्रॉब्लम है उनके सामने कि भी 45 दिन में तो कभी नहीं मिलता है, 90 दिन, कई बार वो 180 दिन यानी कि 6 महीने तक टल जाता है वो पेमेंट। तो इसको दूर करने के लिए एक पिछले बजट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट में एक प्रोविज़न जोड़ा गया था कि अगर कोई कंपनी एमएसएमई से सामान खरीदती है और उसको निर्धारित समय में पेमेंट नहीं करती है, तो वो जो उसका कंपनी का जो अपना बही खाता होता है, तो उसमें उसको खर्च के तौर पर नहीं दिखा सकती है। तो खर्च पर के तौर पर नहीं दिखाएगी कि तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी है ओवरऑल बढ़ जाती है उसमें। तो इसका एक दूसरा खामियाजा एमएसएमई को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रोविज़न लाया गया था कि उनको समय पर पेमेंट मिले, लेकिन इसका खामियाजा एमएसएमई को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि जो बड़ी कंपनियां हैं अब वो ऐसी कंपनियों को देख रही हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ से सामान वो खरीदें ताकि उनके ऊपर वो क्लेम उस तरह का ना बने। तो ये भी एक इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई थी और वित्त मंत्रालय से पिछले दिनों ये वाली बात कही भी गई थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 महीने पहले मेरे ख्याल से मीटिंग में उन्होंने कहा भी था कि अब इस प्रोविज़न में जो भी बदलाव होगा मेन बजट में होगा। तो अब देखते हैं इसमें कुछ बदलाव होता है या नहीं। मतलब ये हम देखें तो दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो कर्ज की समस्या, दूसरा ये पेमेंट की समस्या। हाँ मतलब दो, जी, ये इसके अलावा भी किसी तरह की उम्मीदें इस बजट से हैं एमएसएमई की? आरबीआई ने एक प्रोविज़न किया था स्पेशल मेंशन अकाउंट का, एसएमए उसको कहते हैं। तो उसमें प्रोविज़न आरबीआई ने ये किया कि अगर किसी कंपनी ने बैंक से कर्ज ले रखा है, तो अगर उसका जो किस्त देने की, कर्ज चुकाने की जो किस्त होती है, तो किस्त 30 दिन बाकी है, लेकिन कंपनी 30 दिन के अंतराल पर पेमेंट कर रही है किस्त का। लेकिन अगर उसका बिजनेस किसी भी वजह से स्ट्रेस में दिखता है, तो उसकी वजह से उस कंपनी का जो अकाउंट है उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। वो है कि उसके लिए समय सीमा है कि अगर 30 दिन में आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस स्ट्रेस में है तो आपका अकाउंट जो होगा एसएमए 0 कहलाएगा। फिर अगर आपका पेमेंट 30 दिन से 60 दिन तक है तो फिर एसएमए 1, इस तरीके से एसएमए 2, इस तरीके से वो है। इसमें समस्या ये आ रही है कि अगर किसी कंपनी का अकाउंट एसएमए में चला गया, तो इसमें भी हमने कई संगठनों से बात की, तो उनका कहना है कि अगर किसी कंपनी का अकाउंट एसएमए में चला जाता है, तो उसको फिर कहीं और से फाइनेंशियल राहत नहीं मिल पाती है। कंपनी समय पर भुगतान कर रही है, लेकिन क्योंकि उसका अकाउंट एसएमए में चला गया, यानी एसएमए 0 भी हो गया, यानी जो पहली स्टेज है, हाँ, तो ही तो उससे ही हाँ, प्रॉब्लम शुरू हो हाँ, जाएगी। उसी से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मुझे उन्होंने तो कई 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी दिए कि जब वो कंपनी एसएमए में जाने से पहले 30 दिन पर भुगतान कर रही थी, उसका बिजनेस भले ही स्ट्रेस में था, लेकिन वो ईएमआई समय पर दे रही थी। इसके बावजूद उसको इस वजह से, एसएमए की वजह से उसके बिजनेस में समस्या आई। उसका जो रोज़ का जो ऑपरेटिंग मनी वगैरह जो होता है, बैंक से जो रोज रेगुलर ट्रांजैक्शन जो होता है, उसमें दिक्कत आने लगी और धीरे धीरे वो कंपनी एनपीए बन गई, उसका अकाउंट जो है वो एनपीए बन गया। ये स्थिति है। तो इसके बारे में भी चर्चा है। तो इसमें अब उम्मीद है कि जो पीरियड है, जो 30 दिन का या 60 दिन का, 90 दिन का, उसको शायद एक्सटेंड किया जाए। एसएमए का प्रोविजन तो शायद रहे, लेकिन उसका जो अवधि है वो शायद बढ़ जाए उसके। एसएमए की करने का पीछे अगर कुछ क्या लॉजिक क्या था, किस लिए एसएमए का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया? हाँ, कि अभी आप देखें तो अभी भले ही बैंकों का जो एनपीए कम हुआ हो, लेकिन थोड़े समय पहले का देखें तो एनपीए काफ़ी बैंकों का था। तो आरबीआई ने ये सावधानी के तौर पर ये स्टेप लिया था कि अगर
किसी सेक्टर में या किसी कंपनी के बिजनेस में अगर किसी तरह का स्ट्रेस दिखता है, तो इससे पहले कि उसका अकाउंट एनपीए बने और आगे उस पर आप बैंक उसको कर्ज दे और आगे भी उसको दिक्कत आए बैंक को कर्ज वसूली में, तो इससे बचने के लिए ये स्टेप लिया गया था। बड़े मुद्दे हैं मेरे ख्याल से इस बार जो बजट में एमएसएमई जिस पर राहत की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा कहीं आपको लगता है कि हम कुछ ऐसा कुछ हो जो अलग किस्म के रिलीफ की उम्मीद कर रहे हो, या पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद कर रही हो एमएसएमई? एमएसएमई के ये मुद्दे तो ये 4 हमने जो कई लोगों से बात की, संगठनों से बात की, तो ये 4 मुद्दे मेन रहे हैं। एक एनपीए का भी है कि मतलब हो सकता है कि उनके लिए बाकी जो इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, उनके लिए जो एनपीए का नियम है कि भाई आपका 3 महीने में अगर आपने किस्त अगर आप मिस करते हैं चुकाने से 1 क्वार्टर, तो आपका अकाउंट एनपीए होता है। हो सकता है ये भी माना जा रहा है कि इनके लिए कुछ पीरियड वो बढ़ा दिया जाए। एक और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे एक सेक्टर है कि ऑटोमोबाइल का, तो वो एमएसएमई से काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं वो सारे पार्ट सब कुछ वो खुद नहीं बनाती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें वो एमएसएमई से खरीदती हैं। तो इसमें मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मतलब क्योंकि आपने इस पर काम किया है, आपने लोगों से बात भी की है, तो इसमें आप बजट से क्या उम्मीद देखते हैं ऑटोमोबाइल? देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो ऑटोमोबाइल अगर पूरी इंडस्ट्री ही देखें तो एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, तो हम लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, ट्रांजिशन भी 2 तरीके का है। एक तो टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन है जिसमें भाई एक आईसी गाड़ियां हुआ करती थी, पेट्रोल डीजल चलने वाली गाड़ियां थी, और अब बात हो रही है कि हम ईवी भी चले जाएं और या हाइब्रिड हो जाएं। एक ट्रांजिशन ये है कि जिसमें अगर आप पिछले 4-5 कोविड के बाद पे खास तौर पर जाएंगे तो एक बदलाव गाड़ियों में जो आ रहा है ना कि अब छोटी गाड़ियां कम बिक रही हैं और एसयूवी, यूटिलिटी व्हीकल, बेसिकली एसयूवी और हाँ, मतलब इस साल का भी हम डेटा देखें तो मतलब जो जून तक जो फर्स्ट हाफ में 48% जो शेयर है वो 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों का। हाँ, तो ये 2 तरह का ट्रांजिशन है। तो अब आप अगर देखें तो जो हमारी जो 2 मेजर प्लेयर थे, मारुति और हुंडई, ये इनका जो मेजर क्लास था वो छोटी गाड़ियों का है। इनकी लीडरशिप इस वजह से थी। तो एक ये बदलाव का दौर आया है कि अब आप देखेंगे तो बड़ी गाड़ियां, जिसमें हमें टाटा और महिंद्रा एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब इस ट्रांजिशन के दौर में जो इंडस्ट्री है वो चाह रही है कि उनको जो बदलाव आ रहे हैं, जो इनोवेशन हो रहे हैं, उसके लिए इंसेंटिवाइज किया जाए। तो मुख्य रूप से जो 2-3 उम्मीदें हैं ऑटो इंडस्ट्री की, वो इसी बदलाव से जुड़ी हुई हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी वाले बदलाव से। तो जो टाटा और महिंद्रा, इस तरह की जो कंपनियां ईवी में अच्छा काम कर रही हैं और खासतौर पे ईवी 2 व्हीलर्स, वो चाह रही हैं कि फेम 3 आए। तो फेम 3 की पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी शायद मंत्री ने उनको बोला, बयान दिया कि वो कुछ काम चल रहा है, तो हो सकता है बजट के कुछ दिन बाद वो फेम 3 लेकर आए। 10,000 करोड़ की करीब स्कीम होने की उम्मीद है। उसका मकसद है कि जो ईवी गाड़ियां हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को इंसेंटिवाइज करना और जिससे कि एडॉप्शन बढ़े। दूसरी एक डिमांड है हाइब्रिड गाड़ियों की। अब ये नया एक आया है एक्चुअली। हाइब्रिड गाड़ियां अगर हम देखें तो वो आईसीई गाड़ियों और ईवी के बीच की कड़ी है, जिसमें यानी पेट्रोल से भी चलेंगे, साथ में उसमें बैटरी भी होती है, तो उन गाड़ियों का ओवरऑल माइलेज बढ़ जाता है। आज इसकी लीडर है मारुति और टोयोटा। तो मारुति और टोयोटा वो सरकार से चाह रहे हैं कि जिस तरह से ईवी को रियायत मिलती है, 5% जीएसटी लगता है, उनकी गाड़ियों पर भी इसी तरह रियायत मिले। और जीएसटी जो अभी हाइब्रिड गाड़ियों पर करीब 28% है, वो भी चाह रहे हैं कि जैसे ईवी पर 5% लग रहा है तो हाइब्रिड गाड़ियों पर भी 5% लगे। तो वो डिमांड है। तो सरकार के पाले में अब ये 2 लड़ाइयाँ हैं, एक हाइब्रिड और ईवी की। उसके अलावा जो एक मुख्य डिमांड आ रही है जो कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए है कि सरकार ने एक स्क्रैप पॉलिसी बनाई थी, तो उसमें क्या है, पैसेंजर गाड़ियाँ तो जा रही हैं, अब जाना शुरू हो गई, ठीक ठाक जा रही हैं, लेकिन अभी भी जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं, बस, ट्रक, जो कि मुख्य रूप से जो पोल्यूशन फैलाते हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव उनका कहना है कि है नहीं। तो अगर उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि ये गाड़ियां भी स्क्रैप में आए, तो उसके लिए थोड़ी सी उनको इंसेंटिव बढ़ाने की मांग चल रही है। तो ये ओवरऑल मोटा मोटी ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड है। अब बात देखते हैं कि बजट में उनको क्या मिलता है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। तो बजट पर आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।